गुड मॉर्निंग अमित चौधरी जी, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, पीएच, हम आज के कितने एसिड के बारे में बताने वाला हूँ, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल बता रहा हूँ। पीएच निकालना सीखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड की, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस की, फिर इन दोनों का मिक्सचर, फिर वाटर के साथ सब कुछ मैं तुम्हें बता दूंगा हर केस वाइज। अप्रोक्स 10 केस तुम्हारे बनेंगे पीएच के। तुम क्या सोचते हो कि बस एक बार क्वेश्चन आ गया, एच पॉजिटिव आयन तुम्हें दिख गए और डायरेक्ट फॉर्मूला टिका दो, पीएच इक्वल टू माइनस के लोग एच पॉजिटिव आयन। इतने सिंपल क्वेश्चन थोड़े ना देगा, बच्चों वाले क्वेश्चन थोड़े ना देगा कि 10 की -5 HCl है तो बता पीएच कितनी होगी। तो कोई भी निकाल देगा, ये तो 12th क्लास का क्वेश्चन है, 11th क्लास का क्वेश्चन है, 12th का तो छोड़ो। इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं। वो क्या कर देता है, कभी एसिड को मिक्स कर देता है, दो एसिड की मिक्सचर पूछ लेगा, एसिड प्लस बेस को मिक्स करके तब फाइनल पूछ लेता है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन एन इफेक्ट, बफर क्या होता है, बफर से क्वेश्चन आते हैं। पीएच ऑफ डाइप्रोटिक आयन, एम्फोटेरिक आयन, वो पढ़ेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, बस इतना ही क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना है। राइट, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। हाँ भाई, तुम तो लाइक वाले हो अमित जी। ठीक है, दूसरी बात मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा फिजिकल में सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, बाकी सारे टॉपिक मैंने तुम्हें कंप्लीट करा दी। यूट्यूब पे सबका रिवीजन, पहले बात सुन लो। बच्चे बोलते हैं सर क्वांटम का रिवीजन करा दो। भाई क्वांटम का रिवीजन कराना एक शॉट में पॉसिबल नहीं है। समझो तुम मेरी बात। कैसे कराऊंगा एक शॉट में? क्वांटम इतनी बड़ी यूनिट है, कम से कम 100 घंटे लगते हैं अप्रोक्स, पूरा अच्छे से समझाने में, डिटेल एक्सप्लेन करने में। 100 घंटे को 1 घंटे में या 2 घंटे में कैसे कंबाइन करूँ? अगर मुझे फॉर्मूले ही बताने हैं तो एक पेज पे फॉर्मूले डाल के मैं तुम्हें ग्रुप में भेज दूंगा। तो वो पॉसिबल नहीं है कि क्वांटम का तुम एक शॉट में पूरा रिवीजन मांग रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं क्वांटम में। 1D बॉक्स है, 2D है, 3D है, फिर उसके बाद SHO आ जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन आ जाएगा, हकल है, इतना सारा सिस्टम है। एक लेक्चर में कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं, बताओ। और जब मैंने कल तुम्हें बताया था कि स्पेशल क्लास में मैंने क्वांटम करा रखी है, तो तुम्हारे लिए वही क्वांटम काफी है, सफिशिएंट है। उसमें मैंने सब कुछ करा रखा है, ऑपरेटर निकालना A to Z। तुम्हारे सारे क्वेश्चन उन्हीं लेक्चर से हो जाएंगे, जितने भी 8 लेक्चर थे ना, वो स्पेशल क्लास में है। स्पेशल क्लास में, उन स्पेशल क्लास को फ्री एक्सेस करने के लिए MDD10 कोड यूज करो, सारे लेक्चर फ्री एक्सेस हो जाएंगे A to Z। तो क्वांटम वहां से कंप्लीट कर लो। ऐसे ही थर्मो यूनिट है। थर्मो यूनिट में, ये भी बहुत बड़ी यूनिट है। एक लेक्चर में कैसे कंबाइन करके पढ़ा? मतलब वो फिर तो वही बात आ गई कि बस फॉर्मूले बताने हैं तुम्हें। फॉर्मूले बताने, तो फॉर्मूले तो तुम्हें पता ही है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? ये नहीं हो सकता कि एक लेक्चर में इन इतनी बड़ी बड़ी यूनिट को मैं कंबाइन करके पढ़ा दूं, लेकिन ये है कि ये मैंने पढ़ा रखी है हर चीज। तुम जाओगे, थर्मोडायनिक्स लेक्चर भी तुम्हें उसमें मिलेंगे स्पेशल क्लास में। वो भी सारे थर्मोडायनिक्स लेक्चर, वो भी क्या है, तुम्हारे स्पेशल क्लास में प्रेजेंट है, वही देख लो। वही काफी है। क्वांटम इतनी सफिशिएंट करा रखी है कि तुम्हारे एग्जाम से उससे बाहर नहीं आएगा। सब कुछ करा रखा है, बेसिक से लेकर अकल तक करा रखी है। क्लियर है पॉइंट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट स्टार्ट करूंगा, जैसे रिएजेंट का डालना स्टार्ट करूंगा, अभी टेंशन मत लो। एक बार ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट फिजिकल हो जाए, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक ही देखेंगे, ठीक है? तो अभी देखो, मेरी तरफ से फिजिकल में सिर्फ तुम्हारा टॉपिक बचा है फेज इक्विलिब्रियम। राइट, एक तो फेज इक्विलिब्रियम बचा है, वो मैं ट्यूसडे को करा दूंगा, ठीक है? ट्यूसडे के बाद फिर उसके बाद एक तुम्हारा बचता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये तो तुम्हें आता ही होगा, ये भी कराना बाकी है क्या? बाकी सॉल्यूशन चैप्टर तो तुम खुद ही पढ़ लोगे, रोड्स लॉ और ये सब। गैसेस स्टेट भी तुम खुद ही पढ़ लोगे, उसमें इतनी टेंशन नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, काइनेटिक थ्योरी से पढ़ लो। राइट, उसके बाद जो स्पीड के फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले, वो देख लो। TC, VC, PC, वो सब देख लो। बस उसी से क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के, गैसेस इतना हार्ड नहीं है। सॉल्यूशन में भी सेम कहानी है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आएंगे। क्लियर है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा पोर्शन चेंज हो जाता है कि तुमसे ट्रम सिंबल पूछ ले, कि इसमें भी मैं ट्रम सिंबल आते हैं तुम्हें या बताने पड़ेंगे, बताओ मुझे पहले। फाइनल तुम बताओ तुम्हें कितना बताना है, फिर फिजिकल का एंड हो जाएगा। अब मेरी तरफ से तुम्हारा बोला था मैं फिजिकल करा दूंगा कंप्लीट, तो फिजिकल का फेज इक्विलिब्रियम बचा है, वो ट्यूसडे को कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? बाकी एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बचा है ये। इन सॉल्यूशन को खुद पढ़ लो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 12th क्लास का आएगा। गैसेस स्टेट है, वो भी सिंपल आएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस सिंपल है, स्पीड पढ़ लोगे, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब पढ़ लोगे। आइडियल गैस में और रियल गैस में डिफरेंस क्या है, बस वो देख लेना। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारी इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बोलो कोई और दिक्कत है किसी बच्चे को? तो ऑर्गेनिक में जैसे ये फिजिकल तुम्हारी खत्म हो जाएगी, फिर ऑर्गेनिक में मैं
रिएजेंट स्टार्ट करूंगा कि एक ही वीडियो में तुम्हें जैसे सारे के सारे रिड्यूसिंग रिएजेंट बता दिए कि किस तरीके से एक्ट करेंगे। क्लियर है? एक वीडियो में तुम्हें सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट बता दिए, फिर एक वीडियो में तुम्हें ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट बता दिए, शॉर्ट में सब कुछ, कि जिससे तुम्हारा चीज़ें रहे और तुम्हें पता रहे कि कौन सी कहाँ रिएक्टिविटी आती है और सब कुछ। ठीक है, ये रिएजेंट का काम हो गया। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मैंने तुम्हें कराई दूंगा, मतलब कराई चुका हूँ। रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हारा चल ही रहा है। जीओसी और एरोमेटिसिटी ये तुम्हें कराने की जरूरत नहीं है। बाकी फिर नेम रिएक्शन पोर्शन बचता है। ठीक है, तो नेम रिएक्शन के लिए मैं एक एक वीडियो डेली डालता रहूंगा, जिससे डेली तुम्हारी एक एक नेम रिएक्शन फिनिश होती रहे। क्लियर है? बाकी एट्रो एट्रो ये तो सब पढ़ लेना। और क्या कराना है तुम्हें? हेट्रोसाइक्लिक हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, तो ये सब तो तुम खुद भी पढ़ सकते हो, थ्योरी है, ये भी मुझे भी बुक से पढ़ के ही पढ़ानी है। हेट्रो होगा, क्लेडन के क्वेश्चन कर लेना, इसमें एरोमेटिसिटी ऑर्डर देख लेना, इसका हाई होगा बस। हेलो राजलक्ष्मी सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोलो, कोई और दिक्कत है? इसके बाद ऑर्गेनिक ही चाह रहे हो ना, कि ऑर्गेनिक का रिवीजन हो? पहले तो ये बताओ, इसके बाद ऑर्गेनिक है ना कंफर्म? बताओ। राइट? तो ये सब बात है, बस फिजिकल का अपना क्वांटम का जाके देख लो। मैंने क्वांटम का मंजीत सर क्लासेस में लिंक डाल दिया है, तुम्हें पता है। रात ही मैंने लिंक डाला था, मुझे टाइम लगा उस लिंक को जनरेट करने में। हर एक लेक्चर का लिंक डालना, फिर उसके तुम्हें पास भेजना, क्योंकि तुम्हें तो सब थाली में चाहिए, बस हमारे सामने रख दो। तो क्वांटम के जितने भी 8 लेक्चर है वो सबका लिंक मैंने ग्रुप में डाल रखा है, तो उनको तुम देखोगे तो तुम्हें ईजिली पता लग जाएगा। फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करो, सब कुछ करा रखा है, वहां से तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो तुम्हारा फेज इक्विलिब्रिया के बाद तुम्हारा फिर क्या होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा बता दूंगा। फिर उसके बाद तुम्हारा ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। ठीक है? ऑर्गेनिक में रिएजेंट और नेम रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कंप्लीट हो चुका, रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हारा चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 4-5 टॉपिक तो मैं ही करा दी तुम्हें ऑर्गेनिक में, उसके बाद तुम्हारा कुछ बचता नहीं है। तो ये तुम्हारा मैक्सिमम सारा रिवीजन हो चुका है, बस कितना तुम पढ़ रहे हो वो डिपेंड करता है। राइट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक सिंपल स्टार्ट कर रहा हूँ पानी से, कि अगर तुम पानी का डिसोसिएशन करोगे तो H पॉजिटिव आयन OH में टूटेगा। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम में, ध्यान से सुन लो, हम केमिकल इक्विलिब्रियम में जब मैंने तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डील करना सिखाया था, तो मैंने तुम्हें मोल में भी डील करना सिखाया था। राइट? मैंने तुम्हें प्रेशर में भी डील करना सिखाया था। राइट? मैंने तुम्हें कंसंट्रेशन में भी डील करना सिखाया था। मैंने तुम्हें मोल फ्रैक्शन में भी डील करना सिखाया था। लेकिन जब हम केम इसका आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में मेनली हम अल्फा के साथ डील करते हैं। लास्ट केस याद करो कल का, कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसके फॉर्म में हम यहाँ पे पूरी आयनिक इक्विलिब्रियम में डील करते हैं, क्योंकि अल्फा से चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। अरे पॉइंट क्लियर है कि नहीं? तो हम जितना भी आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उस पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में हम अल्फा के साथ ही डील करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहो, कि अगर मैं वाटर का डिसोसिएशन दिखाता हूं, तो ये सिंपल सा क्या हो रहा है, वाटर का डिसोसिएशन ही तो हो रहा है। इसको हम क्या बोल देते हैं? केडी, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर मैं केडी डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखूंगा, तो H पॉजिटिव आयन प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, वही कहानी सिंपल, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव वाटर। राइट? अगर मैं केडी की वाटर में मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसी फैक्टर को बोला जाता है केडब्ल्यू। जो ये फैक्टर है ना, केडब्ल्यू इंटू वाटर, यही इक्वल होता है हमारा केडब्ल्यू के। राइट? वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो के डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाता है? H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन। अगर मैं तुमसे पानी की कंसंट्रेशन पूछने लगा कि पानी की कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि वाटर की कंसंट्रेशन को तुम हमेशा कितना करते हो? 55.55 मोलर कंसंट्रेशन कंसिडर करते हो। राइट और रॉन्ग? करते कि नहीं करते? अरे मोलरिटी निकालते हो कि नहीं निकालते? ये नहीं निकालना सिखाऊंगा 55.55 कहाँ से आया। अब होता क्या है कि जब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि जो के डब्ल्यू है, हम 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्जर्व करते हैं कि 10⁻⁻14 आ रहा है। राइट? अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि तुम्हारे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की आयन की कंसंट्रेशन दोनों की सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि यहाँ पे भी ये 1 बन रहा है, यहाँ पे भी 1 बन रहा है, तो इसकी भी क्या है? C अल्फा, और इसकी भी C अल्फा है। राइट? तो C अल्फा दोनों इक्विलिब्रियम पे क्या होंगे? दोनों के दोनों सेम होंगे। अगर मैं दोनों के दोनों सेम होंगे, तो किसी की जगह कुछ भी लिख सकता हूं। भाई तुम्हारा H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू क्या है? OH नेगेटिव आयन है। राइट? के डब्ल्यू तुम्हारा कितना होता है? H पॉजिटिव आयन इंटू OH नेगेटिव आयन। तो मैं OH नेगेटिव आयन की जगह भी H पॉजिटिव आयन ही लिख सकता हूँ। राइट और रॉन्ग? तो तुम्हारा H पॉजिटिव आयन के डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? H पॉजिटिव का स्क्वायर।
एच पॉजिटिव इक्वल टू के डब्ल्यू, तो तुम्हारा के डब्ल्यू कितना है 10⁻⁻14, राइट। 10⁻⁻14 का अगर तुम रूट निकालोगे तो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 10⁻⁻6। इसलिए जब तुम पानी का केस आता है तो तुम पानी के केस में बोल देते हो कि सर एच पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू ओ एच नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मोलर। तो अगर तुम्हें एच पॉजिटिव आयन पानी की गिवन भी नहीं है तब भी तुम्हें 10⁻⁻7 मोलर ही कंसीडर करनी है, राइट। क्लियर है। अब देखो, अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूं, तुम्हें पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को बोलते हैं, और तुम्हें रूट में के डब्ल्यू इक्वल टू एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमने पीछे कितनी बनाई है डिसोसिएशन होने के बाद सी अल्फा, राइट और रॉन्ग, ये आ गया तुम्हारा सी अल्फा। अगर मैं अल्फा पूछने लगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में के डब्ल्यू इंटू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसकी पानी की कंसंट्रेशन कितनी होगी 55.55। तो तुम्हारा जो अल्फा आता है पानी के केस में देख रहे हो कितना कम वैल्यू आ रही है, अरे देख रही हो कि कितनी कम वैल्यू आ रही है, अल्फा इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻9 आ रही है। समझो कि अल्फा कितना कम है तुम्हारा, इसका मतलब जो पानी का डिसोसिएशन हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है। तुम ये नहीं बोल सकते कि पानी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। तुम इतना नहीं बोल सकते कि पानी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वो हमेशा एच पॉजिटिव आयन और ओ एच नेगेटिव आयन की फॉर्म में ही मिलता है। कैसे पता लगा कि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखो 1.8 इंटू 10⁻⁻9 आ रही है। और तो छोड़ो, अगर मैं डिसोसिएशन की बात करूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है केडी इंटू वाटर इक्वल टू के डब्ल्यू, के डब्ल्यू तुम्हें पता है -14, राइट। तो केडी इक्वल टू कितना आ गया 55.5। तो नीचे से जब भी तुम किसी वैल्यू को 55.5 से डिवाइड करोगे तो एक वैल्यू ऊपर इंक्रीज हो जाती है 1.8 इंटू 10⁻⁻2। इसको याद रख लेना कि अगर तुम किसी भी वैल्यू को 55.5 से डिवाइड करोगे तो 1.8 इंटू ऊपर आ जाता है 10⁻⁻2। अब तुम किसी को भी डिवाइड कर लो, इस फैक्टर को ऊपर जो होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, राइट। तो तुम अलग से देख पा रहे हो कि जो तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो भी तुम्हारा कितना आ रहा है 1.8 इंटू 10⁻⁻16। तो तुम्हें इस वैल्यू से कुछ ऑब्जर्व पता लग रहा है, कुछ चीजें पता लग रही है कि तुम्हारा जो पानी है उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है बहुत ही कम है। इसका मतलब जो पानी है वो एच पॉजिटिव आयन और ओ एच नेगेटिव आयन की फॉर्म में इतना रहना पसंद नहीं करता, अपने मोलिकुलर फॉर्म में ही रहना ज्यादा पसंद करता है। बोलो पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, बताओ, बताइए, चीजें समझ में आ रही है अब पॉइंट आता है पीएच का, कि अगर अल्फा तो तुम्हें पता लग गया। देखो क्वेश्चन में तुम्हारा एक बार डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पूछा गया था पानी का, कि पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा, तो तुम उसमें के डब्ल्यू की वैल्यू चिपका के आ जाते हो। अगर तुमसे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछे पानी का कितना है तो पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.8 इंटू 10⁻⁻16 है, और ये तुम्हें ऑप्शन में मिलेगा भी। लेकिन सबसे पहला ऑप्शन तुम्हें क्या देता है ए इक्वल टू 10⁻⁻40। इसको मत करके आ जाना अगर तुमसे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछे। क्लियर है पॉइंट। अब देखो सेकंड पॉइंट आता है पीएच का, कि जब तुम पीएच कंसीडर करोगे तो तुम्हें पता है कि जो तुम्हारी एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आती है पानी के लिए -7 आती है, और पीएच इक्वल टू तुम्हें पता है माइनस के लोग एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच इक्वल टू कितना आ जाएगा, जैसे -7 रखोगे तो यहाँ पे पीएच इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि जो पानी है उसी को हम रेफरेंस कंसिडर करते हैं, और इसी को क्या बोल देते हैं कि ये न्यूट्रल है किस पीएच पे, 7 पीएच पे। अब क्या होगा कि हमने स्केल सेट किया कि इस जो 7 से नीचे होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, और जो 7 से ऊपर होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। अगर मैं पहला केस कंसीडर करूं कि पहले केस में अगर पानी को देखो 298 केल्विन, या मैं कहूं कि रूम टेम्परेचर पर मैं चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। आज तक तुम्हारे मन में यही रहता था कि पीएच स्केल तो बस 1 से 14 तक ही हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट या तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाती है, तो जो तुम्हारा स्केल है वो भी छोटा हो जाता है। अगर तुम टेम्परेचर को और कम कर दोगे 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले आओगे तो तुम्हारा स्केल और बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जाओगे तो तुम्हारा स्केल छोटा होता चला जाएगा, और टेम्परेचर को डिक्रीज करते चले जाओगे तो तुम्हारा स्केल बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो, आज तक तुम्हारे मन में यही रहता था कि सर जो हमारा पीएच स्केल है 1 से 14 ही हो सकता है, लेकिन वो 1 से 14 कब है 25 डिग्री सेल्सियस, या मैं कहूं कि रूम टेम्परेचर पर जब तुम ऑब्जर्व करते हो। हालांकि हम सारी चीजें जो भी पढ़ रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाई टेम्परेचर पर नहीं कर सकते, लो टेम्परेचर पर नहीं कर सकते, राइट।
क्लियर है पॉइंट? लेकिन ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लेता है कि बता के डब्ल्यू क्या होगा, या तुमसे पूछ लेगा कि पीएच बता कितनी होगी अगर मैं टेम्परेचर को 90 डिग्री सेल्सियस कर दूं या 60 डिग्री सेल्सियस कर दूं, इतना कर दूं। अब देखो सिंपल सा, कि जब तुम्हारा रूम टेम्परेचर होगा तो तुम्हारा स्केल होगा 1 से 14 तक। 7 तुम्हारा क्या आ जाएगा, न्यूट्रल पीएच आ जाएगा। 7 क्या है, न्यूट्रल पीएच, की जिसकी 7 होगी पीएच, उसको हम क्या बोल देते हैं कि न्यूट्रल है। इसमें एच पॉजिटिव आयन और ओ एच नेगेटिव आयन दोनों के दोनों सेम है। न्यूट्रल पीएच का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल पीएच का मतलब हो गया कि इसमें जितने एच पॉजिटिव आयन है इतने ही तुम्हारे ओ एच नेगेटिव आयन है। राइट। अब 1 से 7 तक का क्या होगा, एसिडिक रेंज होगी। अगर मैं 7 से नीचे जाने लगा, इधर 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 इधर, और तुमसे कोई पूछने लगता है कि एक तुम्हारा सॉल्यूशन है जिसकी एसिडिक, मैं अगर सिंपल से एक तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं तुम्हारे पास एक सोल्यू एसिड दे रहा हूँ, एक एसिड है जिसकी पीएच तुम्हारी 3 है और एक एसिड है जिसकी पीएच तुम्हारी 4 है, मुझे बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है, विच इज मोर एसिडिक, जिसकी पीएच 3 है या जिसकी पीएच 4 है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जो तुम्हें जनरल आने चाहिए कि हाँ, पीएच स्केल के बारे में तुम्हें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि स्केल देख के तुम बता सको कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा लेस एसिडिक है। अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि एक की पीएच 3 है, एक की पीएच 4 है, तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, पीएच 3 वाला कि पीएच 4 वाला? बताओ फटाफट, बोलो भाई। अरे बोलो। अच्छा बताओ। बिल्कुल सही, एलपी का। क्योंकि पीएच 3 वाला, क्योंकि हो क्या रहा है कि तुम ध्यान से देख रहे हो कि पीएच इक्वल टू क्या है, माइनस के लोग एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है। अगर मैं 1 से 7 की तरफ बढ़ रहा हूं, तो जो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे इस सॉल्यूशन पे आके कुछ ना कुछ 10⁻⁻⁻1 मोलर रही होगी। अगर यहाँ पे रही होगी तो 10⁻⁻3 मोलर रही होगी। एक बात बताओ, 10⁻⁻1 मोलर हाई कंसंट्रेट होता है कि 10⁻⁻3 हाई कंसंट्रेट होता है? ओबियस सी बात है, ये कितना है, 10⁻⁻1, तो ये हाई कंसंट्रेटेड होगा। तो पीएच में अगर तुमसे पूछ ले कि पीएच सबसे ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन कौन है, अगर मैं तुम्हें बोलने लगूं कि एक की पीएच तुम्हारी क्या है, 13 है, और एक की पीएच तुम्हारी क्या है, 10 है। अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि इनमें से दोनों सॉल्यूशन में से सबसे ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन कौन होगा, तो क्या आंसर आएगा, जिसकी पीएच 13 रहेगी कि जिसकी पीएच 10 रहेगी? बताओ। बिल्कुल सही, सभी का बोलो। कि एक की पीएच 13 है और एक की पीएच 10 है, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? बिल्कुल सही बात है कि जितनी ज्यादा हायर पीएच रहेगी वो इतना ही ज्यादा हाईली बेसिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन जितनी कम पीएच रहेगी वो इतना ही ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो इसमें कभी गलती मत कर देना, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि अगर वैल्यू बढ़ रही है, जल्दबाजी में तुम ये गलती कर देते हो एग्जाम में कि पीएच वो तुम्हें 3 4 5 दे देता है और बोल देता है कि सबसे एसिडिक सॉल्यूशन बताओ, तो उस केस में तुम गड़बड़ कर देते हो कि जल्दी जल्दी में कि हायर पीएच है तो ज्यादा एसिडिक होगा। तो उसमें जरूर ध्यान से देना कि इसका पीएच स्केल किस तरीके से वेरी करता है। ये देखिए आ गया 10 आंसर, शिव्यांशु 10। पीएच जिसकी 10 होगी वो हाईली बेसिक होगा। क्लियर है? अब देखो दूसरा पॉइंट मैं तुमसे पूछता हूँ, सेकंड पॉइंट मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 25 डिग्री से, मैंने 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट भी इंक्रीज हो गया। और डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है तो तुम्हारी के वैल्यू की भी, के वैल्यू के डब्ल्यू वैल्यू भी चेंज हो जाती है। राइट। अब जब के डब्ल्यू वैल्यू चेंज हो जाती है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो तुम्हारा के डब्ल्यू पहले 10⁻⁻14 हुआ करता था, जैसे ही 19 डिग्री सेल्सियस पे तुम लेके आ गए, वो हो गया 10⁻⁻12। अब जो तुम्हारा पीएच स्केल होगा तो सिंपल सी बात है, जब के डब्ल्यू 10⁻⁻12 है तो तुम्हारे एच पॉजिटिव आयन और ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻6। इसका मतलब जो पीएच इक्वल टू 6 रहेगा, अब वो तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। पहले जो न्यूट्रल पॉइंट था वो था पीएच इक्वल टू 7 पे, लेकिन अब तुम्हारा जो न्यूट्रल पॉइंट हो चुका है वो कितने पे हो चुका है, पीएच इक्वल टू 6। ये कब हुआ, जब तुमने टेम्परेचर को 90 डिग्री सेल्सियस तक लेकर चले गए। अब तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारा स्केल अब 14 नहीं रहा, 1 से 14, अब तुम्हारा स्केल हो चुका है कि 1 से 12। राइट। अब क्या होगा कि जो पहले जो 7 पीएच पे न्यूट्रल दिखाता था, लेकिन 90 डिग्री सेल्सियस आने के बाद वो 7 पीएच पे बेसिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है। बोलो। एक एक चीज क्लियर है कि नहीं है बच्चे?
राइट। तो अब जो तुम्हारी रहेगी, जो 6 pH रहेगी, वो तो तुम्हारी न्यूट्रल रहेगी, लेकिन जो तुम्हारी 7 pH हो गई 90 डिग्री पे आती, वो किस में आ गया, बेसिक की रेंज में आ। तो अगर कोई स्केल से क्वेश्चन आ जाए या टेम्परेचर फैक्टर इन्वॉल्व करके दे दे, तो तुम पीएच, एसिडिटी, बेसिसिटी सब कुछ बता सकते हो ना इजिली। समझ में आ रहा है ना। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इतने पूरे कंटेंट को कंबाइन करके तुम्हें एक लेक्चर में देना। एक एक चीज मुझे ऐसे सीक्वेंस में जोड़नी पड़ती है ना, कि बच्चों को डाउट कम से कम आए, बच्चों को छोटे से टाइम में सारी चीजें समझ में आ जाए। राइट। अच्छा टीचर वही है जो 20 घंटे को 1 घंटे में बता के तुम्हें समराइज करके चला जाए। कि सोच, अगर 20 घंटे वो पूरा कंप्लीट करा सकता है उस टॉपिक को समझाने में, अगर वो 1 घंटे में सारी चीजें बता रहा है तो बेस्ट है। समझ रहे हो। चीजें क्लियर आ रही है। चलो, अगर तुम्हें चीजें क्लियर आ रही है तो मुझे इन सब के आंसर दे दो। अगर मैं तुम्हें बोलने लगूं कि एक सॉल्यूशन है, pH इक्वल टू 7 है, विल, अगर मैं टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस ले दूं और टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस ले लूं, तो मुझे बताओ कि जो pH इक्वल टू 7 होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, टेम्परेचर अगर 15 डिग्री सेल्सियस है, अगर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट। क्वेश्चन नंबर टू मैंने क्या पूछा कि व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। बताओ वाटर की पीएच 100 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी। ये जो तुम्हारा पानी होगा उसका अप्रोक्स कितना स्केल रहेगा, कितने से कितना स्केल होगा, कितनी पीएच होगी। अगर मैं तुमसे पूछने लगूं व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हारी कितनी पीएच होगी पानी की। चलो बताओ, एक एक चीज का आंसर दो मुझे, तुम्हारी अभी चेक कर लेता हूं। चलो सभी बच्चे आंसर दो, आराम से दो, सोच समझ के। टेम्परेचर क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस है, एक बार टेम्परेचर क्या है, 90 डिग्री सेल्सियस है। जल्दबाजी मत करो, क्योंकि तुम गड़बड़ कर दोगे। सिर्फ मैं टेम्परेचर का फैक्टर अभी बस शुरुआत बता रहा हूँ तुम्हें कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आते हैं, थोड़ी जनरल नॉलेज। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आते, लेकिन इतना तुम्हें पता होना चाहिए पीएच का एक्चुअल में, कि पीएच है क्या, निकालते क्या है, किसी की एसिडिटी बताती है। चलिए बताइए, अगर टेम्परेचर 15 होगा और 90 होगा तो फिर क्या होगा। 15 डिग्री पर तुम एसिडिक बता रहे हो और 90 पर तुम बेसिक बता रहे हो। और आंसर दो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, तीनों क्वेश्चन के आंसर दो मुझे। चलो तीनों क्वेश्चन के आंसर दो। फिर मैंने पूछा कि व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी की पीएच क्या होगी 100 डिग्री सेल्सियस पे। व्हाट इज द पीएच ऑफ पानी एट 0 डिग्री सेल्सियस, बताइए। पहला क्वेश्चन तुम्हारा आंसर, अरे इतने बच्चे लाइव हो, सब आंसर दो भाई। श्वेता, शिव्यांशु, आशुतोष, परवीन, बोलो सभी बच्चे बोलो। देखो, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर सही है। अब समझो मेरी बात, कि अगर मैं पीएच इक्वल टू 7 ले रहा हूं तो कैसे होगा। भाई देखो, अगर तुम 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर रहे हो तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो तुम्हारा स्केल होता है वो 1 से 14 तक होता है। राइट। जैसे ही तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, 90 डिग्री तक पहुंचा रहे थे, तो तुम्हारा स्केल कितना हो रहा है, 1 to 16 हो, 1 to 13 हो रहा है। राइट। अगर मैं टेम्परेचर को और कम कर देता हूँ 25 डिग्री सेल्सियस, मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूँ। टेम्परेचर डिक्रीज करके मैं कहाँ ले गया, 15 डिग्री सेल्सियस पे। तो तुम्हारा स्केल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तुम्हारा स्केल पहले 14 था, तो तुम्हारा स्केल सपोज करो कि 14 से तो ज्यादा ही रहेगा, इतना तो हमें कंफर्म है कि 14 तो नहीं होगा। कि तुम्हारा चलो 15 हो गया या 16 हो गया, तो 14 से तो ज्यादा रहेगा, इतना कंफर्म है, एग्जैक्ट नहीं। अब एक बात बताओ, जब 14 से ज्यादा स्केल होगा तो तुम्हारी जो पीएच एक नॉर्मल टेम्परेचर पे यहाँ पे न्यूट्रल की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे तुम हाई टेम्परेचर पे पहुंचे तो यहाँ पे जो न्यूट्रल पॉइंट आ गया वो 6 आ गया। और जो तुम्हारा जो 7 पीएच रहेगा, जो 7 पीएच रहेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेसिक की। राइट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, फिर क्या है कि अगर 15 डिग्री सेल्सियस है तो स्केल तुम्हारा बढ़ चुका है। जो तुम्हारा पीएच इक्वल टू 7 था, उस 7 पे अब स्केल जो तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट आएगा 7 से तो ज्यादा आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 7 से तो ज्यादा आएगा क्योंकि स्केल बढ़ चुका है। तो कोई भी वैल्यू हो पर 7 पे तुम्हारा न्यूट्रल नहीं आएगा। तो तुम इसको क्या बोल देगा, अगर 7 से ज्यादा आ रहा है तो कुछ ना कुछ 7 से ज्यादा वैल्यू रहेगी। सपोज करो कि मैं बोल देता हूं कि चलो 7.5 पे तुम्हारा 15 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल रह जाता है। तो 7.5 पे तो न्यूट्रल, 7.5 से ज्यादा क्या आ जाएगा, बेसिक। और 7.5 से कम पे क्या आ जाएगा, पीएच इक्वल टू 7 है, तो ऐसे।
समझे चीजें? चलो इसका बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 का, व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस? क्या पीएच होगी पानी की? पीएच 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगी? बोलो भाई, क्या पीएच रहेगी? ओहो, आंसर नहीं दे रहे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का आंसर दो तीन बच्चों का आया बस, अल्पिका का, लक्ष्मी जी का आया, बाकी कहाँ है? श्वेता, आंसर दो बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट, जितना लंबा सेशन करोगे तुम्हारे लिए नुकसान है। और तुम सेशन शेयर नहीं करते, स्टेटस स्टेटस लगा दिया करो, एफबी पे कहीं शेयर कर दिया करो, कुछ तो क्या करो अपने गुरु के लिए। बस यही गलती तुम कर देते हो, यही सबसे गलती कर देते हो कि अगर तुम्हें पानी दे दिया तो पानी का देखते ही तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है न्यूट्रल, कि जो पानी है भैया उसकी पीएच तो होती है 7, और वो तुम्हारा करेगा न्यूट्रल की तरह बिहेव। एक बात बताओ कि जो पीएच है पानी है 100 डिग्री सेल्सियस है, क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी पानी रहेगा? वो वेपर फॉर्म में नहीं चला गया? और वेपर फॉर्म में कभी आज तक तुमने पीएच कैलकुलेट की है? अरे गधो, क्या तुमने वेपर फॉर्म में कभी H2O वेपर फॉर्म में कभी तुमने पीएच कैलकुलेट की है? बताओ। अरे वो तो वेपर बन चुकी, गैस बन चुकी, उसकी पीएच कैलकुलेट की है क्या? पीएच कैलकुलेट किसकी करते हो तुम? सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, बस। पहला ऑप्शन तुम्हें यही मिलेगा न्यूट्रल, और डी ऑप्शन मिलेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या ऑप्शन ये मिल सकता है नन ऑफ दिस। अच्छा, वाटर इज स्लाइटली अल्काइन, गजब। अरे पानी बचेगा तुम्हारा, एक बात बताओ, पानी बचेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहता है? बर्फ रहता है। हम्म। बस यही तुम्हारी है, सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी। ये तो देख लेते, पानी बस तुम्हें, मैं पता है ना तुम्हें, बस इतना दिखता है ये, उसके आगे भाड़ में जाए टेम्परेचर क्या दे रखा है, तुम्हें दिखता है बस ये पॉइंट, पानी। पानी पानी कर देते हो तुम सारी चीज को, और तुरंत पीएच इक्वल टू 7, पीएच भी लिख के देगा ऑप्शन में अगर कभी आ गया तो, सारे मरोगे तुम। अब आइस है, आइस का क्या निकालोगे भाई तुम? पीएच, पीएच कब निकालते हो? जब सॉल्यूशन फॉर्म में है, आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है। अब वेपर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में तुम पीएच निकालोगे, मैं तुम्हें दे दूं, बर्फ बना के दे दूं, ले भाई निकाल, किसी को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दूं, तभी तो निकालोगे जब वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। बिल्कुल, यू कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि पानी ही नहीं है भाई साहब, आयन ही कहाँ है? एच पॉजिटिव आयन ही कहाँ है? तो कैसे निकालोगे? आंखें खुली थोड़ी। चलिए, ये तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट पूरा पीएच से क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी पर। एक लास्ट क्वेश्चन और बता दो कि मेरे पास क्या है, कि एक कंसंट्रेटेड एसिड है, राइट, एक कंसंट्रेटेड मेरे पास HCl सॉल्यूशन है, और मुझे इस कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है। क्लियर है? अब मुझे बताओ डाइल्यूट करने के लिए मैं क्या करूं? ये कंसंट्रेटेड एसिड था, इस पानी को इस एसिड में डाल दूं, कि एसिड को पानी में डाल दूं? बताओ। अगर तुम्हारे पास कोई कंसंट्रेटेड HCl होता है या कोई भी एसिड होता है, अगर इस एसिड को मुझे डाइल्यूट करना है, तो तुम डाइल्यूट करने के लिए क्या करोगे? पानी को एसिड में डाल दोगे कि एसिड को पानी में डाल दोगे? बताओ। बोलो। अरे बहुत चीजें सीखने को मिलती है, ये तो तुम्हारा मैं रिवीजन ही करा रहा हूँ, रिवीजन भी इतने अच्छे से करा रहा हूँ। जब फुल कोर्स में पढ़ोगे, प्लस पे पढ़ोगे, तो उसमें अलग ही बात आती है, सारी चीज़ मैं खोल खोल के डिटेल में बताता हूँ, रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ चीज़ें तो ऐसी होगी कि मुझे छुड़वानी पड़ेगी आज, हर चीज़ पॉसिबल नहीं है ना एक्सप्लेन करना। बिल्कुल सही। देखो, ये तुमसे वाइवा में भी और कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या करोगे, तो उस टाइम पे जब भी तुम्हें किसी एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड है, अगर उसको डाइल्यूट करना है ना, तो तुम पानी लेते हो और उस पानी में तुम एसिड डालते हो।
पानी में क्या डालते हो? एसिड। ये नहीं कि एसिड में ही पानी डाल दिया, एसिड में ही तुम पानी डाल रहे हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी बहुत ज्यादा। कर मत देना। तो ये जनरल क्वेश्चन है, ये तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि जब डाइल्यूट करते हैं तो किसको? पानी में एसिड डालते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ये तुमसे वाई वाई हमें जनरल क्वेश्चन पूछ। चलिए, अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि व्हाट इज द पीएच ऑफ 10 की पावर माइनस के 2 मोलर HCl सॉल्यूशन, क्या होगी? बताइए। सिंपल बताओ कि अगर मैं तुमसे पीएच पूछने लगूं कि व्हाट इज द पीएच ऑफ 10 की पावर माइनस के 2 मोलर HCl सॉल्यूशन, क्या होगी? चलिए बताइए। बताओ कि व्हाट इज द पीएच ऑफ, चलो मैं बता देता हूं, तुम्हारा वेट करूंगा तो तुम लेक्चर को लंबा खींच दोगे। देखो, सिंपल सी बात है कि अगर तुम इसका पीएच निकालोगे डायरेक्ट, तो पीएच इक्वल टू माइनस के कितना आ जाएगा? लोग एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो पीएच इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 मोलर है तो तुम्हारी कितनी आ गई? 2 पीएच आ गई। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो तुम्हें ये HCl सोल्यूशन दे रखा है, ये सोल्यूशन फॉर्म में है। अब जब तुम्हें सोल्यूशन पता है तो तुम्हें पता है कि HCl भी प्रेजेंट होगा और पानी भी प्रेजेंट होगा, राइट? जो तुम्हारे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस के 2 मोलर H पॉजिटिव आयन तुम्हें एसिड से मिलेंगे, और 10 की पावर माइनस के 7 मोलर H पॉजिटिव आयन तुम्हें किससे मिलेंगे? पानी से मिलेंगे। तो टोटल आयन जो तुम्हारे H पॉजिटिव के होंगे वो 10 की पावर माइनस के 2 मोलर H पॉजिटिव आयन प्लस के 10 की पावर माइनस के 7 मोलर H पॉजिटिव आयन फ्रॉम द पानी, यही तो होगा। लेकिन पॉइंट ये आता है कि हमने यहाँ पे इस पानी को कंसिडर नहीं किया है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कब तुम पानी को कंसिडर करोगे, कब तुम्हें वाटर की कंसंट्रेशन को कंसिडर करना है और कब नहीं करना है। तो सिंपल सी बात सुन लो कि तुम्हारी कंसंट्रेशन होगी 10 की पावर माइनस के 5, 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर माइनस के 7 और 10 की पावर माइनस के 8, राइट? और 10 की पावर माइनस के 9। अब जब भी तुम्हें मोलर कंसंट्रेशन तीन फॉर्म में दे रखी है, देखो, जब भी तुम्हारा कंसंट्रेशन C1/C2 का रेशियो अगर 10 है तो तुम उसमें नेग्लेक्शन दिखा सकते हो, उसमें कंसीडर कर सकते हो। अगर 10 से ज्यादा तुम्हारा डिफरेंस आ रहा है कंसंट्रेशन में, तो तुम उसको नेग्लेक्ट कर दो। जैसे अगर मैं 10 की पावर माइनस के 5 मोलर HCl ले लेता हूं, राइट? तो इसकी पीएच तुम कितनी बताओगे कि पीएच इक्वल टू आ जाएगी सर? 5, राइट? अगर तुम 10 की पावर माइनस के 6 मोलर HCl लोगे तो तुम इसकी पीएच 6 नहीं बता सकते, क्योंकि अब H पॉजिटिव आयन तुम्हारे किससे आ चुके हैं? वाटर से भी आ चुके हैं। तो तुम्हें जब पानी के H पॉजिटिव आयन कंसीडर करने हैं, सिर्फ इन्हीं तीन कंसेंट्रेशन में कंसीडर करने हैं, बाकी किसी में कंसीडर नहीं करने, क्योंकि इसमें डिफरेंस कितना है? 10 का, और इसमें भी डिफरेंस कितना है? 10 का। सिर्फ वही तीन कंसंट्रेशन ऐसी है जिसमें तुम्हें H पॉजिटिव के आयन कंसीडर करने हैं। इसलिए होता क्या है कि जब तुम्हारा 10 की पावर माइनस के 8 HCl दे देता है तो तुम क्या बोल देते हो कि पीएच 8 नहीं होती। क्यों नहीं होती 8? क्योंकि उसमें जब तुम पानी के कंसेप्ट इसमें ऐड करोगे H पॉजिटिव आयन, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। तो जब भी एसिड की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस के 7 दे रखी हो, 10 की पावर माइनस के 8 दे रखी हो, कितनी भी दे रखी हो, तो तुम्हें पीएच की वैल्यू लेस देन 7 ही रखनी है, चाहे तुम्हें 6.944 करो या 6.95 करो, इसी रेंज में वैल्यू रखनी है। लेकिन कभी भी अगर 10 की पावर माइनस 7 से ज्यादा एसिड की कंसंट्रेशन तुम्हें दे देता है तो गलती मत कर देना कि 10 की पावर माइनस के 8 HCl सॉल्यूशन दे दिया तो तुमने पीएच कर दी 10 की 8 आ गई। कभी एसिड की पीएच 8 हो सकती है क्या? बेस की पीएच ही तो 8 हो सकती है। तब इतना एक्सोथर्मिक नहीं होगा बच्चे। एक्सोथर्मिक एसिड तो पानी डालने में भी होगा, तब इतना एक्सोथर्मिक नहीं होगा, क्योंकि पानी में जो कंसंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 7 है। लेकिन क्या होता है कि एसिड जो है, एसिड में क्या है? एसिड में पहले से ही तुम्हारी इतनी हाई कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, तुम जैसे ही पानी ऐड करोगे तो तुम एच पॉजिटिव आयन और दे रहे हो, तो वो पानी पहले से वो जो एसिड था वो पहले से ही डिसोसिएट था, तो उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है जैसे तुम तुरंत डालोगे। लेकिन पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट तुम्हें पता है कि कितना होता है? पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट तुम्हें मैंने पीछे बताया था, उसकी अल्फा की वैल्यू बताई थी, 10 की पावर माइनस 9 में आती है। तो तुम्हारे बहुत ही कम आयन एच पॉजिटिव आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बाकी न्यूट्रल ही होता है। एक्सोथर्मिक होने से क्या होगा? आग लगेगी। डाल के देखना। मत डालना, रहने दो, कभी जल जाओ और या कुछ करो। ऐसे आएगा, ऐसे एकदम से, ऐसे जैसे तुम डालोगे ना,
जैसे तुमने एसिड लिया और ऐसे पानी डालोगे एकदम से ऐसे आएगी उड़ के, इतनी इतनी खतरनाक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? अरे पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अब तुम्हें कहाँ पानी की चीजें कंसिडर करनी है, कहाँ पे नहीं करनी, वो मैंने बता दिया। अब होता क्या है कि इन केस में जो है तीनों केस है, यहाँ पे लगता है कोमन आयन इफेक्ट। कल मैंने तुम्हें एक ली एटलर प्रिंसिपल भी पढ़ाया था, वही तुम्हारा कोमन आयन इफेक्ट का है। जैसे सपोज करो, कोमन आयन इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से समझो। बिल्कुल ली एटलर प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। इफ वी आर एडिंग सेम आयन विच इज प्रेजेंट ऑन इक्विलिब्रियम, कि भाई ये पानी है, ये क्या है तुम्हारा इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है, देन इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब। सिंपल सी बात है, मैंने कल चीज तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रिया में इसलिए ही बताई थी। सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रिया क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रिया की एप्लीकेशन ही हमें आयनिक में देखने को मिलती है। कल मैंने तुम्हें फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताया था कि तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो, तो मैंने सारे फैक्टर बताए थे। अब सपोज करो कि पानी है वो इक्विलिब्रियम पे है और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है। अगर तुम इक्विलिब्रियम पे सेम H पॉजिटिव की आयन की कंसंट्रेशन ऐड कर दोगे तो तुम्हारी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर तुम H पॉजिटिव आयन प्रोडक्ट की तरफ कंसीडर कर रहे हो तो तुम्हारी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जानी स्टार्ट हो जाएगी। अगर तुम रिएक्टेंट की तरफ ऐड कर रहे हो तो तुम्हारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या किया कि तुम्हारे पास H2O था, H पॉजिटिव आयन, 10 की पावर माइनस के 7 HCl सॉल्यूशन लिया। अब तुम क्या करोगे, 10 की पावर माइनस के 7 HCl हो गया, और जितना पानी से आ रहा है X, तो टोटल H पॉजिटिव आयन कितने होंगे, ये होंगे। राइट? अब तुम्हारा जो KW हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन। KW कितना है, 10 की पावर माइनस के 14। टोटल H पॉजिटिव आयन कितने हैं, 10 की पावर माइनस के 7 प्लस के X, और OH नेगेटिव आयन कितने हैं, 10 की पावर X। क्लियर है? अब यहां से तुम वैल्यू निकालते हो, तो तुम्हें कभी भी कॉमन आयन की एप्लीकेशन बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें 10 की पावर माइनस के 7 HCl सॉल्यूशन, 10 की पावर माइनस के 8, 10 की पावर माइनस के लाइन, मतलब जब भी तुम्हें ज्यादा वैल्यू दे तो हमेशा पीएच को लेस देन 7 ही रखना। कभी भी एसिड सॉल्यूशन के लिए ये नहीं कि तुम्हारे पास 10 की पावर माइनस के 9 मोलर HCl आ गया और उसके लिए पूछने लगा कि पीएच कितनी है और टका के आ जाओ 9, तो गलत है। समझ रहे हो? गलत है। क्यों गलत है, मैं बताता हूं गलत क्यों है। क्योंकि जब तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तो वाटर की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 की पावर माइनस के 7 H पॉजिटिव आयन। राइट? एसिड से जो तुम्हें मिलेगा 10 की पावर माइनस के 9। इन दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस कितने का है, 100 का। तो हम इसको 10 की पावर माइनस के 9 को नेग्लेक्ट कर देते हैं और सिर्फ कंसीडर करते हैं 10 की पावर माइनस के 7 H पॉजिटिव आयन ऑफ वाटर। ये कहानी होती है नेग्लेक्ट की, कॉमन आयन इफेक्ट की। समझ रहे हो? क्योंकि हायर एसिड पे जान पे मैंने नेग्लेक्शन बताया कि कब पानी के आयन कंसिडर करने हैं। लेकिन अगर पानी से ज्यादा 10 की पावर माइनस में वैल्यू चली जाती है एसिड के लिए, तो फिर हम एसिड को छोड़ देते हैं, फिर हम पानी को कंसिडर करेंगे, क्योंकि भाई पानी ज्यादा एसिडिक की तरह बिहेव करने लगा जो तुमने एज कंपेयर टू एसिड लिया है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है चीजें? बताओ भाई। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट? दूसरा केस हम पढ़ लेते हैं कि अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बेस दे दे तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कैसे निकालते हैं। सिंपल सी बात है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि H पॉजिटिव आयन को तुम बोल देते हो कि ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है, और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का मतलब है कि वो बेस को रिप्रेजेंट। तो जब हम किसी बेस के लिए पीएच निकालते हैं, तो सपोज करो कि 10 की पावर माइनस के 2 मोलर NaOH है, तो इसकी पीएच कैसे निकालोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? इसके लिए तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चाहिए। तो इसके लिए तुम क्या क्या चीजें यूज करते हो कि 10 की पावर माइनस के 2 है, तो तुम फिर क्या करोगे, 10 की पावर माइनस के 7 H पॉजिटिव आयन होंगे उसके साथ कंसीडर करोगे ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जैसे तुम्हारे पास यहां से क्या मिला, OH आयन नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मिली 10 की पावर माइनस के 2 मोल। अब पीएच इक्वल टू, जैसे तुम पीएच निकालते हो तो KW इक्वल टू कितना होता है, H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन। अगर मैं दोनों तरफ लोग ले लेता हूं तो लोग माइनस के KW आ जाएगा, इक्वल टू माइनस के लोग H पॉजिटिव आयन आ जाएगा, माइनस के लोग OH नेगेटिव आयन आ जाएगा। क्लियर है? इस माइनस के लोग KW को, अगर KW की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 की पावर माइनस के 14 कर देता हूं तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाती है, 14। इस माइनस लोग OH को क्या बोला जाता है, पीएच, और इस माइनस लोग OH को क्या बोला जाता है, POH। क्लियर है? तो अब तुम्हारा क्या रिलेशन आ गया कि पीएच प्लस के पीओएच इक्वल टू 14 हो गया। अब तुम्हें जैसे बेस दे रखा है, बेस कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस के 2 मोलर, तो तुम यहां से क्या निकाल लोगे, पीओएच निकाल लोगे। पीओएच क्या निकालोगे, माइनस के लोग ओएच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर माइनस के 2, तो तुम्हारी पीओएच इक्वल टू कितनी आ गई, 2 आ गई।
राइट और रॉन्ग? अब कुछ नहीं करना, पीएच निकालनी है तो 14 माइनस क्या कर दोगे, अरे पीएच निकालनी है 14 माइनस क्या कर दोगे, पीओएच, तो पीएच इक्वल टू कितनी आ जाएगी 12। तो ये 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो तुम्हारा सॉल्यूशन है वो बेसिक है। देख, ये नेग्लेक्शन का केस आता है। नेग्लेक्शन का केस क्या आता है कि अगर 10 की पावर माइनस के 7 से, देखो पानी की कंसंट्रेशन कब तुम्हें कंसिडर करनी है और कब नहीं करनी, उसका केस है। इतना पूछेगा नहीं तुमसे, क्यों इतना जानने की कोशिश कर रहे हो, मैं बता देता हूँ, चलो फिर भी इतना पूछेगा नहीं तुमसे, डायरेक्ट आएगा तो इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट ही कर लोगे। जैसे मैं तुम्हें एक स्केल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, कि मैं क्या दे रहा हूँ, तुम्हारे पास एक स्केल है 10 की पावर माइनस के 1, फिर 10 की पावर माइनस के 2, 10 की पावर माइनस के 3, 10 की पावर माइनस के 4, 10 की पावर माइनस के 5, 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर माइनस के 7, 10 की पावर माइनस के 8, 10 की पावर माइनस के 9, 10 की पावर माइनस के 10 एंड सो, राइट। ये तुम्हारा स्केल बन जाता है। अब होता क्या है कि अगर तुम्हें ये सारे के सारे एसिड आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है एसिड की, कि भाई इतनी एसिड है, इस एसिड तुम्हें पता है कि एसिड तुम पानी में बनाते हो, सॉल्यूशन फेज में होता है, जब सॉल्यूशन फेज में होता है तो उस सॉल्यूशन में दोनों चीज होती है। क्या चीज होती है, एक तो तुम्हारा जो एसिड तुमने लिया है उससे एच पॉजिटिव आयन आ रहे हैं, और दूसरा जो तुम्हारा पानी है उससे भी तुम्हारे एच पॉजिटिव आयन आ रहे हैं। अब पॉइंट ये आता है कि कब तुम्हें पानी के एच पॉजिटिव आयन उस एसिड के साथ ऐड करने हैं और कब नहीं करने हैं, पॉइंट ये है। अब देखो सिंपल सी बात, कि जब भी तुम्हारे पास C1/C2 का रिलेशन इक्वल टू 10 है तो तुम उस चीज को कंसिडर कर लेते हो। अगर तुम्हारा C1/C2 का जो रेशियो है वो बहुत ही हाई रेशियो आ रहा है या 10 से ज्यादा आ रहा है, ग्रेटर देन 10 आ रहा है, तो तुम उसमें उसको नेग्लेक्ट कर देते हो। जैसे मैं बोल देता हूं कि पीएच की कंसंट्रेशन है 10 की पावर माइनस के 7। अब अगर इसकी बगल में अगर तुम्हें कोई एसिड दे देता है, कोई तुम्हें एसिड दे दे 10 की पावर माइनस के 6 मोलर और 10 की पावर माइनस के 8 मोलर, सिर्फ इन दोनों कंसंट्रेशन पे ही जो तुम कंसिडर करोगे पानी की आयन की कंसंट्रेशन कंसिडर करोगे। जैसे कि तुम्हारे जो एसिड से आएंगे वो 10 की पावर माइनस के 6 एच पॉजिटिव आयन आएंगे, जो तुम्हारे पानी से आएंगे वो तुम्हारे 10 की पावर माइनस के 7 एच पॉजिटिव आयन आएंगे। फिर तुम इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद फाइनल एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालोगे, और जब तुम्हारे पास फाइनल एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मिल जाती है तब तुम पीएच का फॉर्मूला यूज करोगे माइनस के लो एच पॉजिटिव आयन, सिर्फ इन्हीं दो कंसंट्रेशन पे। और बता दो, बाकी पे किसी पे भी तुम्हें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 की पावर माइनस 5 में और 10 की पावर माइनस 7 में 10 की पावर माइनस के 2 का डिफरेंस है, तो इसलिए हम जो पानी की कंसंट्रेशन है उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं, और डायरेक्ट सिर्फ एसिड के एच पॉजिटिव आयन को देखते हैं, और इसके लिए जो पीएच हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। ऐसे इसके लिए जो पीएच हो जाएगी 4 हो जाएगी, इसके लिए 3 हो जाएगी, इसके लिए 2 हो जाएगी, इसके लिए 1 हो जाएगी। सेम कहानी इधर चलती है कि जब तुम इधर साइड बढ़ोगे तो इधर की साइड में क्या हो जाता है, ये एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन है 10 की पावर माइनस के 9। अब एक बात बताओ, 10 की पावर माइनस 7 तो क्या है, तुम्हारा पानी से आ रहा है, 10 की पावर 9 कहां से आ रहा है, जो तुमने एसिड लिया है। तो इस केस में रेशियो कितना हो गया, 10 की पावर माइनस के 2, मतलब 100 का डिफरेंस है दोनों की कंसंट्रेशन में, है कि नहीं है। तो इस केस में तुम अब तक तो पानी को नेग्लेक्ट कर रहे थे, इस केस में तुम इस एसिड को ही नेग्लेक्ट कर दोगे, सिर्फ किसके कंसिडर करोगे, 10 की पावर माइनस के 7, लेकिन तुम पीएच 10 साथ नहीं करोगे कि न्यूट्रल है, हमेशा पीएच को कम रखोगे 7 से, चाहे तुम्हें 6.9.999 ही क्यों नहीं करनी पड़े। बोलो, चीजें क्लियर है कि नहीं है? दिया, परवीन, श्वेता, बोलो। इससे ज्यादा और डिटेल में मैं नहीं बता सकता, तुम ज्यादा डिटेल में घुस रहे हो, वो चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी है। थोड़े टाइम पे ज्यादा फोकस करके चीजें को समझो। अब बोलो, कोई दिक्कत है, समझ गए? जो तुम्हें कंफ्यूजन रहती है कब क्या करने हैं, ये नेग्लेक्शन का केस है। बताओ, कमेंट करो जल्दी फटाफट। अरे पीएच आयनिक इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आता है पढ़ाने, एक एक चीज ऐसे खोल के बिल्कुल एक्सप्लेन करके, मजा आ जाता है मतलब, जब पढ़ोगे तुम प्लस में। बोलो, क्लियर है हर चीज का? ऐसे ही देखो,
कहानी बताने को तो मैं बहुत बता दूं, कि सपोज करो तुम्हें दे दिया, चलो इतने अगर तुम समझ गए हो तो मुझे बता ही दो। चलो बताओ, 10 की पावर 9 मोलर NaOH की पीएच कितनी होगी? चलो बताओ, 10 की पावर -9 मोलर NaOH की पीएच कितनी होगी? बताओ। तुम्हारा चेक ही कर लेता हूँ कितना तुम समझे हो। बस ये आंसर बता दो, 10 की पावर -9 मोलर NaOH की पीएच कितनी होगी? अरे बताओ। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बताओ, बस इसका आंसर बताओ मुझे। सोच समझ के आंसर देना, गलत नहीं चाहिए मुझे। जो सेम नेग्लेक्शन फैक्टर तुम्हारा इसमें लगता है। अच्छा, 9 पीएच होगी। हम्म। 10 की पावर -9 मोलर NaOH है। मैं पीएच पे अटका पड़ा हूं अभी। लेक्चर बहुत लंबा होगा आज का, फिर तुम भागोगे बीच में। जल्दी बताओ जल्दी, मुझे फिर आगे चलना है। व्हाट इज द पीएच ऑफ 10 की पावर -9 मोलर NaOH? बताओ कितनी पीएच होगी? एक बच्चा आंसर दे देगा सही मुझे। pH = 7। अच्छा, बताओ कैसे, मतलब इतना डरते क्यों आंसर देने से? कुछ तो आंसर दो, चाहे गलत दो या सही दो, कैसे भी दो। pH = 7। अद्भुत। अरे वाह मेरे बच्चे, वाह। गजब कहानी है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा इधर क्या कर दिया, ऐसे पलट गए ऐसे। वो पाकिस्तानी वाला नहीं था, वो जज्बात पलट गए यार, वो पलट गया। ऐसे पलट गए बस। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा कि व्हाट इज द पीएचओ, कितना, 10 की पावर -9 मोलर, 10 की पावर -9 मोलर NaOH की पीएच कितनी होगी? ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा, और तुमसे ये बताया नहीं जा रहा। वाह गजब शिवांशु जी। हाँ, फिर मैसेज डिलीट कर दिया करो, है ना, मुझे तो दिखते ही नहीं, मैं तो अंधा हूँ। मेरे देखने के बाद फिर तुम डिलीट कर देते हो। बिल्कुल, दो बच्चों के आंसर सही आए। 9 से 14। वाह वाह। प्लस के स्टूडेंट हो तुम। सब कुछ पढ़ चुके हैं, आयनिक इक्विलिब्रियर, केमिकल इक्विलिब्रियर। दो बच्चों के आंसर सही है, और जिनसे मैं बड़ा खुश हूँ, दिव्यांशु ने और परबिन ने। दोनों ने आंसर बिल्कुल सही दिए। एक बात बताओ, सिंपल सा समझो। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जब पीएच तुम्हारी 10 की पावर -9 मोलर HCl दे दे, तो तुम इसकी पीएच को 9 नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 पीएच की रेंज किस में आ जाती है, बेस में आ जाती है। तुम्हें जब भी 9 मोलर पीएच आ जाएगी, तो तुम हमेशा क्या दोगे, pH <7 दोगे। राइट। अब तुम्हें 10 की पावर -9 मोलर NaOH दे दिया, तुमने निकाला तो होगा कि सर यहाँ से पीओएच आया 9, और पीएच इक्वल टू आया 14 - के 9, और पीएच इक्वल टू तुम्हारा 14 में से 9 चला गया, कितना आ गया, 5। अब भैया 5 पीएच तो तुम्हारी एसिड की होती है। अरे 5 पीएच तो एसिड की होती है, लेकिन ये तो बेस है। तो इसका मतलब जो तुमने निकाला वो तो गलत है। तो दूसरी बात सुन लो, सेम कहानी होती थी। मैंने तुम्हें एसिड के केस में तो बता दिया नेग्लेक्ट होता है, सेम कहानी होती है इसमें भी। अगर सपोज करो जो तुम्हारा न्यूट्रल था वो 10 की पावर -7 है, इस 7 का मतलब क्या है कि H पॉजिटिव आयन भी इतने हैं और OH नेगेटिव आयन भी इतने हैं। अब तुम्हें जो बेस दे दिया वो कितना दे दिया, 10 की पावर -9 NaOH दे दिया।
राइट, बीच में कहीं 10 की पावर माइनस के 8 मोलर NaOH होगा। एक बात बताओ, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ चुका है? 10 की पावर माइनस 7। और इसमें क्योंकि जब तुम बेस के लिए निकालोगे तो तुम्हारे OH नेगेटिव आयन दो जगह से आ रहे होंगे, एक पानी से आ रहे होंगे और एक जो तुमने बेस यूज किया है उससे आ रहे होंगे। कब दोनों को कंसीडर करना है? सिर्फ दोनों को बेस में भी कंसीडर तभी करना है जब 10 की पावर माइनस के 6 और 10 की पावर माइनस के 8 इसके अगल बगल में हो। अगर 10 की पावर माइनस के 9 NaOH है, इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरेंस इन दोनों के बीच में 100 का हो गया। और जब 100 का हो गया तो तुम इसको छोड़ दोगे और किसको कंसीडर करोगे कि 10 की पावर माइनस के 7 जो OH नेगेटिव आयन आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं? पानी से ही आ रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ आयन OH नेगेटिव आयन इसके भी होंगे, तो हम पीएच को न्यूट्रल तो नहीं बोल सकते। तो हम हमेशा क्या बोल देते हैं कि जो पीएच होगी ग्रेटर देन 7 होगी, चाहे वो तुम्हारी कितनी भी हो, 7.1 हो, 7.2 हो या 7.4 हो या 7.5 हो, पीएच कितनी भी हो, लेकिन पीएच की जो रेंज होगी बेस के लिए हमेशा 7 से ऊपर ही होगी। खुली आंखें, थोड़ी सी आंखें चमचमाई। बोलो, बताओ भाई, कुछ लगा पता? तो पॉइंट ये है, मैंने पहले भी स्केल बताया था, अगर तुम्हारे पास एसिड गिवन है, चाहे उसकी कंसंट्रेशन कितनी भी दे रखी हो, तुम्हें पीएच को 7 से कम ही रखना है। चाहे तुम पॉइंट में ले जाओ 6.999999999 पाड़ा पढ़ दो, लेकिन पीएच कमी रहेगी, पीएच 7 से। ऐसे ही बेस में चाहे कंसंट्रेशन जो दे दे, जैसे देखो 10 की पावर माइनस के 5 मोलर NaOH दिया था, पीएच किस में आ रही है? अगर फॉर्मूले से निकालोगे तो 5 आएगी, और तुम एग्जाम में भी 5 ही टिका के आते, लिख के दे रहा हूं मैं, 5 ही टिका के आते तुम, पहला ही ऑप्शन 5 मिलता। लेकिन कुछ चीजों में कॉमन सेंस भी यूज किया करो। तुमने जो चीजें पढ़ी है, फॉर्मूले पढ़े या तुमने जहां से भी पढ़ा है, तुम्हें पूरी चीजें नहीं बताई गई कि कब तुम्हें OH नेगेटिव आयन पानी के कंसीडर करने हैं, कब तुम्हें H पॉजिटिव आयन पानी के कंसीडर करने हैं और कब नहीं करने। यही मेन आयनिक इक्विलिब्रियम है, इसलिए तुम्हें लगता है कि इक्विलिब्रियम बहुत हार्ड है। ठीक है, अब क्लियर है? चलिए, बस अब बहुत हो गया, और ज्यादा मुझे डिटेल में मत घुसाओ। आगे स्टार्ट करते हैं कॉमन आयन का। राइट, ये तुम्हें चीजें समझ में ही आ गई। थर्ड केस आता है कि विद वीक एसिड, कि अगर तुम्हारे पास वीक एसिड है और वीक एसिड में हम क्या कर रहे हैं, पानी के आयन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? बहुत सिंपल है, ये तुम पढ़ते आ रहे हो बचपन से कि कंसंट्रेशन एसिड की मान ली सी, इनिशियली कुछ नहीं था, सी माइनस के सी अल्फा क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया, तो ये भी सी एसिड बन, और ये भी के डिसोसिएशन क्या होगा? सी अल्फा का स्क्वायर सी माइनस के सी अल्फा, के इक्वल टू कितना हो गया? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस के अल्फा। ये तुम्हारा क्या आ गया? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। के से हम रिप्रेजेंट करते हैं के, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। राइट, अब हम अगर केस कंसीडर कर ले, यहाँ पे क्या है कि तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा वीक एसिड होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि अल्फा की वैल्यू बहुत ही लेस देन 1 होगी। तो हम नीचे की जो टर्म है, इसको इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट करके 1 माइनस के अल्फा को अप्रोक्स कितना कंसीडर कर लेंगे? 1। तो जो तुम्हारा के है वो कितना आ जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर। और जो अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो कितना आ जाएगा? के अपॉन में सी। लेकिन हमारा फाइनल मकसद क्या है? पीएच निकालना। हमारा फाइनल मकसद क्या है? पीएच निकालना, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालना। अल्फा तुम्हें पता लग गया, एच पॉजिटिव आयन कितना है तुम्हारा? सी अल्फा। तो सी इंटू अल्फा की वैल्यू रख दोगे के अपॉन में सी, तो तुम्हारे जो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो कितनी आ जाएगी? जैसे ही सी को तुम अंदर लोगे, सुन लो, सी को अंदर लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर इंटू के अपॉन में सी से कट जाएगा, और तुम्हारे एच पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन आ जाएगी कितनी आ जाएगी? रूट में के इंटू सी। ये तुम्हें कंसंट्रेशन पता लग गई, अब बस तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, पी एच इक्वल टू माइनस के लोग एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, या तुम इसी में कर सकते हो कि पी एच इक्वल टू माइनस के 1/2 लोग के ए इंटू सी, खत्म बात। कर लोगे? अगर तुम्हारे पास वीक एसिड का केस आ जाता है कि वीक एसिड है, वीक एसिड को कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, कोई भी एसिड है, अगर तुम्हें पीएच निकालना आ जाए तो तुम्हें एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी है, बस। वो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन तुम कैसे निकाल सकते हो? जब तुम डिसोसिएशन करोगे तो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन तुम्हें सी अल्फा मिलेगी। कंसंट्रेशन जो वैल्यू होगी तुम्हें गिवन होगी कि 0.1 मोलर है कि 0.2 मोलर है। डिसोसिएशन कांस्टेंट भी तुम्हें गिवन होगा,
राइट। तुम्हें क्या निकालना है, अल्फा निकाल के तुम्हें एच पॉजिटिव आयन बताना है कि एच पॉजिटिव आयन एक्चुअल में बन कितने रहे हैं। जैसे ही तुम एच पॉजिटिव आयन बता दोगे तुम्हारी कहानी आसान हो जाएगी। क्लियर है। सेकंड केस आओ। वीक बेस होगा तो वीक बेस में भी सेम ही कहानी होगी कि NH4OH डिसोसिएशन करेगा तो हम वीक बेस में डिसोसिएशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं Kb से। राइट। अब उसमें हम क्या निकालते थे, एसिड के केस में हम H पॉजिटिव आयन निकालते थे, लेकिन बेस के केस में हम क्या निकालेंगे, OH नेगेटिव आयन। जैसे ही तुम्हें OH नेगेटिव आयन पता लगी तुम यहां से क्या निकाल लोगे, POH निकाल लोगे, और फिर पीएच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस के POH। सिंपल है, बोलो सिंपल है कि नहीं है, बोलो भाई। राइट। ऐसे ही अगर कितने केस हो गए, अगर मैं फिफ्थ केस देखूं कि वीक एसिड प्लस वाटर को अगर कंसीडर कर लेता है तो उस केस में क्या आता है कि तुम्हें बोल दे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। इस तरीके के अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए, बाकी तो तुम्हें मैंने बता दिया कि कंसंट्रेशन मैटर करेगी। अब तुम्हें अगर एक्वस सॉल्यूशन दे देता है तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा कि तुम्हारा एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट है और तुम्हारा पानी भी प्रेजेंट है। तुम्हारा एसिटिक एसिड डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन करके क्या दिखाएगा, एट इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे क्या किया कि C माइनस के एक्स बना, तो तुम्हारा जो H पॉजिटिव आयन एसिड से मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, एक्स मिल रहे हैं। ध्यान से समझो, डायरेक्ट तो फिर तुम्हें फॉर्मूला याद करना है कि जो H पॉजिटिव आयन एसिटिक एसिड से मिल रहे हैं कितने हैं, एक्स, और जो तुम्हारे वाटर से H पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं कितने मिल रहे हैं, वाई। तो तुम दोनों में अगर दोनों रिएक्शन चल रही है इक्विलिब्रियम पे, तो दोनों इक्विलिब्रियम में H पॉजिटिव की आयन कंसंट्रेशन यहाँ भी कितनी होगी, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे भी कंसंट्रेशन कितनी होगी, एक्स प्लस वाई। राइट है कि नहीं है। इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा, के, इसके लिए कितना होगा, के डब्ल्यू। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं, के प्लस के डब्ल्यू इक्वल टू, ऐड करूंगा तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो ऐड होगा तो कितना होगा, एक्स इंटू के वाई। राइट। नीचे कितना आ जाएगा, वाई एक्स प्लस के वाई। तो अगर तुम फाइनल रिजल्ट देखोगे तो तुम्हारा अगर कंसीडर कर लेता है वीक एसिड का, ध्यान से सुन लो, ये वीक एसिड का केस है, मैं हर एक केस बता रहा हूं, ये फॉर्मूले हर चीज को मैंने सेपरेट डिवाइड किया है कि कब वीक एसिड का केस आएगा तो उसमें कैसे तुम करोगे, स्ट्रॉन्ग एक एसिड का केस आएगा तो उसमें कैसे करोगे, मिक्सचर ऑफ एसिड का केस आएगा तो तब कैसे करोगे। तुम मिक्स नहीं बता सकते कि एक जनरल फॉर्मूला है सभी एसिड के लिए, जनरल फॉर्मूला है कि पीएच इक्वल टू माइनस के लोग एच पॉजिटिव आयन, लेकिन वो एच पॉजिटिव आयन वीक एसिड के लिए अलग निकाला जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अलग निकाला जाता है। क्यों अलग निकाला जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन वीक एसिड है वो वीक वीक तरीके से डिसोसिएट होता है। तो जब वो कम डिसोसिएट होगा तो उसमें एच पॉजिटिव की आयन जितनी तुम्हारी एक्चुअल कंसंट्रेशन होती है इतनी नहीं होती है। इसलिए जो फॉर्मूले होते हैं, जो तरीका होता है एच पॉजिटिव आयन निकालने का, हर केस के लिए चेंज हो जाता है। समझे, बताओ। अब सिंपल सा, जब भी तुम्हें एच पॉजिटिव आयन आ गया तो एच पॉजिटिव आयन इक्वल टू कितना हो गया कि रूट में के डब्ल्यू प्लस के तुम्हारा क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और के डब्ल्यू क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पानी। तो ये तो 10 की पावर माइनस के 14 होता है, एसिड का तुम्हें गिवन ही होगा, तो यहां से एच पॉजिटिव आयन निकाल लोगे, और एच पॉजिटिव आयन जैसे ही तुम्हारा निकल के आएगा बस खत्म कहानी। एच पॉजिटिव आयन जैसे ही आ गया तुम्हें क्या करना है, पीएच निकाल देनी है, पीएच इक्वल टू कितना होगा, माइनस के लोग एच पॉजिटिव आयन। बस सारी कहानी तुम्हारी एच पॉजिटिव आयन की है। मैं जो भी सिखाऊंगा तुम्हें पूरा एच पॉजिटिव आयन निकालना ही सिखाऊंगा कि किसके लिए कैसे निकालते। राइट। फिफ्थ केस हो गया। सिक्स्थ केस आओ कि अगर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड दे दे, कि बहुत सारे मिक्सचर ऑफ वीक एसिड दे दिया और उनका तुमसे पूछने लगा कि एस क्या पीएच होगी रिजल्ट सॉल्यूशन की। तुम्हें क्या दे दिया, ध्यान से सुन लो मेरी बात। मैंने केस सिक्स क्या डिवाइड किया है कि तुम्हारे पास बहुत सारे वीक एसिड दे दिए, उनको मिक्स करके दे दिया और तुमसे पूछने लगा कि क्या पीएच होगी तुम्हारी रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में सबसे पहला काम तो तुम्हारा क्या होगा, एच पॉजिटिव आयन को कंसंट्रेशन निकालना। अब सपोज करो कि मैं कोई एसिड ले लिए, ये एच ए एच बी एच सी, तीनों के तीनों वीक एसिड है, तो एक एच पॉजिटिव आयन इससे आ रहे होंगे, एच पॉजिटिव आयन इससे आ रहे होंगे, एच पॉजिटिव आयन इससे आ रहे होंगे। आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे, बोलो फटाफट। तो इसके लिए अगर H पॉजिटिव आयन तुम डायरेक्ट निकालोगे तो क्या होगा, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है कि नहीं है। अब ध्यान से देखो, तुम पहली मिस्टेक यहाँ पे क्या करते हो, पहली मिस्टेक ये करते हो कि सपोज करो उसने क्या दे दिया तुम्हें, एच ए एसिड दिया, मैं बता रहा हूं इसी फॉर्म में कि चलो ऐसे एसिड दे दिया, उसकी कंसंट्रेशन 0.001 और ये क्या दे दिया 100 ml दे दिया। राइट। दूसरा एसिड दिया तुम्हें एच बी,
और HB की जो कंसंट्रेशन दे दी 0.001 और ये तुम्हें 200 ml दे दी, राइट। जो तुम्हारा HC एसिड दिया वो तुम्हें 0.002 दिया और वो 300 ml दी। बिफोर एसिड इसकी कंसंट्रेशन थी 0.001, लेकिन जैसे ही इन तीनों एसिड मिक्स हो जाएंगे तो मिक्स होने के बाद टोटल वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और जैसे ही टोटल वॉल्यूम चेंज होगा तो सॉल्यूशन में इस HA की कंसंट्रेशन कुछ और होगी, इस HB की कंसंट्रेशन कुछ और होगी, इस HC की कंसंट्रेशन कुछ और होगी। तो जो तुम्हें यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन लिखनी है ना, वो कंसंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग रखनी है कि मिक्स होने के बाद जो नई कंसंट्रेशन बन रही है वो कितनी बन रही है। कंसंट्रेशन निकालना तो जानते हो ना, मोलैरिटी दे रखा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, मोल पता लग जाएंगे। और कंसंट्रेशन क्या निकालोगे, मोल अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो मोल चेंज नहीं होते, मोल चेंज नहीं होते कि जितने तुम्हारे एसिड थे इतने मोल वहां पे थे, तो मोल भी तुम्हारे इतने ही रहेंगे। बोलो। बताओ भाई। गलती तो नहीं करोगे, कहां पे तुम गलती करोगे मुझे पता है, तुम डायरेक्ट जो है एसिड की कंसंट्रेशन गिवन होगी, वॉल्यूम गिवन होगा, डायरेक्ट पुट कर दोगे, आंसर गलत आ जाएगा। तुम्हें यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लिखी है ना इन एसिड की, K1 × C2, K1 × C2, ये वो एसिड कंसंट्रेशन है जब तुम मिक्स करने के बाद उनमें लिख रहे हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी तुम्हारे सामने रखा है कि तुम्हारे सामने क्या आ गया कि 0.1 मोलर CH3COOH आ गया, राइट। ये भी तुम्हारा क्या था, 100 ml था। 0.1 मोलर HCl है, ये भी कितना है, 100 ml है, राइट। इन दोनों को मिक्स किया CH3COOH, राइट। टोटल कितना बन गया, 200 ml। अब जो तुम हम कंसंट्रेशन निकालोगे ना, इस HCN की कंसंट्रेशन अलग हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन अलग हो जाएगी इस सॉल्यूशन में। अब क्योंकि टोटल वॉल्यूम क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब यहां से जो मोल आएंगे वो कितने आएंगे, 0.1 × 100 ml मोल आ रहे हैं। तो इसकी जो नई कंसंट्रेशन होगी ना, ये न्यू कंसंट्रेशन पुट करोगे तुम वहां पे। क्लियर है, बस कंसंट्रेशन में गड़बड़ करते हो तुम इसमें कि कौन सी कंसंट्रेशन कहां पे पुट करनी है, राइट। ये